हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अम्ल यानी कि एसिड के बारे में बहुत ही विस्तार से देखेंगे। अम्ल से संबंधित हर एक जुड़े हुए टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, जो अम्ल शब्द है यह इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। जो अम्ल शब्द है एसिड, या लैटिन भाषा का शब्द एसिडस, जिसका अर्थ होता है खट्टा, वहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है। मतलब कि खट्टा। जो अम्ल शब्द है उसका तो उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, लैटिन शब्द से हुआ है। इसका जो स्वाद होता है वह कैसा होता है, खट्टा होता है। स्वाद खट्टा होता है। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में अम्ल की परिभाषा भी पूछ लेता है, तो अम्ल का परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे अब उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ या वह रासायनिक यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह अम्ल कहलाता है। देखिए, हम लोग इसी बात को लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, वह रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन H प्लस का त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अम्ल कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग अम्ल का पहचान कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर देखे थे कि अम्ल तो खट्टा होता है। तब ये तो नहीं हुआ कि हम लोग अम्ल हर एक अम्ल को चख करके देखें कि वह खट्टा है कि नहीं, क्योंकि यदि हम लोग चखेंगे तो जो प्रबल अम्ल होंगे वह तो हमारे जीभ को ही जला देंगे। तो इसके लिए हम लोग रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं अम्ल का पहचान करने के लिए। अब देखिए, अब हम लोग अम्ल का कैसे पहचान करेंगे। जो अम्ल होता है वह लिटमस पेपर जो लिटमस पेपर होता है इसका रंग नीला होता है। तो जो नीला लिटमस पेपर होता है, यदि उसे हम लोग अम्ल में डुबोएंगे तो वह लाल हो जाएगा। यानी कि यदि नीला से लाल हो गया तो वह क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि लिटमस पेपर को ना पूछ करके एग्जाम में मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूछता है। मिथाइल ऑरेंज
अब देखिए, जब हम लोग अम्ल को मिथाइल ऑरेंज में डालेंगे तो अम्ल डालते ही मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो जाता है। यदि मिथाइल ऑरेंज का रंग लाल हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को पता हो जाएगा कि वह अम्ल है। अब देखिए, पहला तो हो गया लिटमस पेपर और दूसरा हो गया मिथाइल ऑरेंज। लेकिन कभी कभी इन दोनों से ना पूछ करके एक और होता है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन यहाँ से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। अब देखिए, यदि हम लोग अम्ल को फिनोप्थेलिन में डालेंगे तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि रंगहीन। तो हम लोग पता चल जाएगा कि यदि विलयन का रंग रंगहीन हो जाएगा यानी फिनोप्थेलिन का रंग, तो वहाँ पर अम्ल होगा। अब हम लोग अम्ल को पहचानने का भी देख लिए। अब अम्ल से जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक अवधारणा दिए हुए हैं, अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। देखिए, अम्ल से जुड़े हुए हम लोग इन तीनों अवधारणाओं के बारे में देखते हैं। देखिए, पहला होता है आर्हेनियस अवधारणा। देखिए, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल के बारे में परिभाषा दिया। तो उनके अनुसार आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ की सांद्रता में वृद्धि करते हैं अम्ल कहलाते हैं। यही आर्हेनियस अवधारणा है। देखिए, हम लोग लिख लेते हैं, वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ की सांद्रता में वृद्धि करते हैं, कि सांद्रता में वृद्धि करते हैं आर्हेनियस अवधारणा के अनुसार। अब देखिए, दूसरा होता है ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा। इसमें सेम टू सेम मतलब थोड़ा सा अलग है। जो आर्हेनियस अवधारणा है उसी के अनुसार, मतलब उसी प्रकार, जैसे यहाँ पर क्या था कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि था, और ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा में क्या है, हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखते हो, वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा में है। देखिए क्या होगा, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, अम्ल कहलाते हैं। यह ब्रॉन्स्टेड-लोरी अवधारणा में बताया गया। अब तीसरा होता है लुईस अम्ल, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाता है। अब देखिए, लुईस अम्ल में क्या है। लुईस अम्ल के अनुसार वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता हो,
क्षमता रखता हो लुईस अम्ल कहलाता है। लुईस अम्ल कहलाता है। देखिए इन तीनों अवधारणाओं के बारे में भी देख लिए। अब हम लोग प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन आयन देखिए हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। वैसे अम्ल के और भी प्रकार होते हैं, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, हाइड्रो अम्ल, ऑक्सी अम्ल। लेकिन मुख्यतः हम लोग को दो अम्ल देखते हैं, प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। देखिए पहला प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन का त्याग करते हैं पूर्णतः। क्या हो गया, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः आयनित या फिर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ की त्याग आसानी से कर देते हैं। आसानी से करना, वे क्या होंगे, प्रबल अम्ल होंगे। अभी हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को कैसे पहचानेंगे उसका ट्रिक भी देखेंगे। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा HCl, H2SO4, HBr। तो ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है जो कि जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। अब दूसरा देखिए दुर्बल अम्ल क्या होंगे। दुर्बल अम्ल इसके विपरीत जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित न हो, या फिर कह सकते हैं कि जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित। या फिर कह सकते हैं कि पूर्णतः वियोजन न हो, दुर्बल अम्ल होंगे। जैसे कि उसका उदाहरण हो जाएंगे CH3COOH एसिटिक अम्ल, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, और फिर मान लीजिए H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सभी क्या है, ये सभी दुर्बल अम्ल हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को कैसे पहचानेंगे। जैसे कि आपको कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। यदि ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, ज़्यादा हाइड्रोजन तो अम्ल कमजोर होगा। अम्ल कमजोर होगा। ठीक, और दूसरा बात, कार्बन यदि है मौजूद तो अम्ल को कमजोर करेगा। कार्बन कमजोर करेगा यानी कि दुर्बल होगा। कार्बन कमजोर करेगा। और तीसरा, यदि ऑक्सीजन रहेगा, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन रहेंगे, तो वह अम्ल मजबूत यानी कि प्रबल होगा। ऑक्सीजन मजबूत करेगा। ऑक्सीजन मजबूत करेगा। जैसे कि यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन, एक है।
इधर हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर देखिए 3 और 1 4 है, यहाँ पर देखिए 2 हैं, तो ये सब क्या है, कमज़ोर अम्ल है। और इधर देखिए यहाँ पर कार्बन भी मौजूद है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, तो ये सभी क्या हैं, कमज़ोर हैं। अब देखिए ऑक्सीजन मजबूत करेगा, देखिए ऑक्सीजन तो इधर है लेकिन हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए कमज़ोर अम्ल है। और इधर देखिए, इधर हाइड्रोजन कम है, ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन कम है, इसकी वजह से ये प्रबल अम्ल है। अब हम लोग अम्ल का कुछ रासायनिक यौगिकों के साथ, यानी कि अम्ल के साथ, धातु का कार्बोनेट के साथ अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे। जैसे पहला है धातुओं के साथ अभिक्रिया। यदि कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहाँ पर उत्पाद में क्या क्या बनेगा, बस आपको यह ध्यान रखना है उत्पाद में, क्योंकि यदि उत्पाद में क्या क्या बनेगा ये आपको ध्यान रहेगा तब तुरंत अभिक्रिया करा लेंगे वहाँ पर उत्पाद में। तो यदि कोई अम्ल धातु के साथ यदि अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है, उत्पाद में क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का जब हम लोग अभिक्रिया Mg मैग्नीशियम के साथ मान लीजिए कराते हैं, देखिए क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो जब मैग्नीशियम क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील है, इसके लिए आपको क्रियाशीलता भी ध्यान रखना होगा। तो ज़्यादा क्रियाशील रखना है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। यह क्या है, यह लवण है। और यहाँ पर बच गया हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है, यदि कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में लवण बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि HCl है, ठीक, यदि यहाँ पर मान लीजिए हम लोग H2SO4 ले लेते हैं और यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं, तब क्या होता, सोडियम सल्फेट बन जाता और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता, ठीक। अब देखिए दूसरा, यदि कोई अम्ल धातु कार्बोनेट, जैसे कोई भी धातु कार्बोनेट, जैसे मान लीजिए कि CuCO3, कॉपर कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट NaCO3, या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ठीक, अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में क्या बनेगा, बस आपको यह ध्यान रखना है। तो आप अभिक्रिया तुरंत करा लेंगे उत्पाद में। देखिए उत्पाद में क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा और दूसरा CO2 गैस रिलीज होगा और जल बनेगा, ठीक। देखिए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड न लेकर, क्योंकि हम लोग कार्बोनेट लेना है, तो मान लीजिए सल्फ्यूरिक हम लोग ले लेते हैं H2SO4 का अभिक्रिया हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ करा देते हैं। कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप ले सकते हैं, NaHCO3 के साथ कराते हैं। तब देखिए यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, एक तो उत्पाद में क्या बनेगा, एक तो लवण बनेगा यानी कि जो यह सोडियम है यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और SO4 के साथ लवण बना लेगा, तो हो जाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। और दूसरा बनेगा CO2 कार्बन गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरा जल बनेगा H2O, ठीक। तो बस आपको यह ध्यान रखना है। तीसरा होता है क्षारकों के साथ अभिक्रिया। क्षारकों जैसे कि मान लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यदि अभिक्रिया होगा तो वहाँ पर उत्पाद में, बस आपको उत्पाद में ध्यान रखना है कि उत्पाद में क्या बनेगा। और उत्पाद में लवण गैस बनेगा और जल बनेगा, ठीक। अब जैसे देखिए इसका उदाहरण, जैसे मान लीजिए हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हम लोग
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KO, क्योंकि यह एक क्षार है और यह अम्ल है, साथ विक्रिया होगा तो पहली बात की लवण बनेगा, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड KCl, और यहाँ पर OH बचा और यहाँ पर हाइड्रोजन बचा तो क्या बन जाएगा, जल H2 बनेगा। ठीक, बस आपको यह 3 रासायनिक गुणधर्म ध्यान रखने हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।